दोस्तों, क्या इंडियन एयरफोर्स अभी एक ऐसा सिस्टम लाने वाला है जो बिना फाइटर जेट को रिस्क में डाले दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर सकता है? क्या भारत के सोल्जर फ्यूचर में आयरन मैन जैसी स्मार्ट एआर गॉगल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं? और क्या SU-57 को भारत में बनाकर हम इसकी कॉस्ट को आधा कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के एयर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही एडवांस और गेम चेंजिंग सिस्टम के ऊपर काम करने का फैसला किया जा रहा है, जिसका नाम ALLD-EW होने वाला है, यानी एयर लॉन्च लॉटरिंग डिकॉय विथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होने वाली है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो अभी मॉडर्न बैटलफील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज एनिमी के लेड एयर डिफेंस सिस्टम होने वाले, जिसमें रडार नेटवर्क्स और सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल होते हैं। वॉर के इनिशियल फेज में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जब तक ये सही सलामत होते हैं इनको पेनिट्रेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और ये सिस्टम किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ALLD-EW जैसे सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। अभी खास बात यह कि ये सिस्टम डायरेक्टली Su-30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। लॉन्च होने के बाद ये ऑटोनोमस तरीके से एनिमी टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं और उसके बाद वहां के रडार सिस्टम को डिटेक्ट करके उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक अटैक को शुरू करने वाले हैं। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो ये सिस्टम सॉफ्ट किल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें जैमिंग, स्पूफिंग और डिसेप्शन वगैरह शामिल होने वाला है। यानी ये दुश्मन के रडार में फेक टारगेट को क्रिएट करने वाले हैं, जिससे उनका पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क कंफ्यूज होने वाला है और वो असली टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही इसमें एक और एडवांस फीचर भी मौजूद होने वाला है, जिसको हार्ड किल कैपेबिलिटी कहा जा रहा है। यानी अगर जरूरत पड़ा तो इसमें वॉरेट को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे ये डायरेक्टली एनिमी रडार साइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी इसका ये डुअल मोड डिजाइन काफी हद तक इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रेनिंग मिशन के लिए इसमें पैराशूट रिकवरी सिस्टम दिया जा रहा है, जिससे इसको दोबारा इस्तेमाल करना संभव होने वाला है, जबकि कॉम्बैट सिनारियो में इसमें रियल वॉरेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेजर फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है, क्योंकि ये बिना फाइटर जेट को रिस्क में डाले ही एनिमी एयर डिफेंस को डिग्रेड कर सकता है, जिससे डीप स्ट्राइक मिशन काफी ज्यादा सेफ और इफेक्टिव बनने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ALLD-EW सिस्टम भारत के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन सीड और डेड कैपेबिलिटी होने वाला है, जो फ्यूचर वॉर में एयर डोमिनेंस अचीव करने में क्रूशियल रोल को प्ले कर सकता है। अगला अपडेट भारत के नेक्स्ट जनरेशन AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत एक बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के फील्ड में एंट्री करने वाला है, क्योंकि CSIR और CSIO की तरफ से होलोग्राफिक वेब गाइड बेस्ड AR डिस्प्लेस को रोल आउट करने का प्लान किया गया है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो अभी बैटलफील्ड में सोल्जर को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लेकिन करंट AR सिस्टम बल्कि और हैवी होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट HoloLens, जो कॉम्बैट एनवायरनमेंट के लिए आइडियल नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी नई होलोग्राफिक वेब गाइड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अभी खास बात यह कि ये टेक्नोलॉजी अल्ट्रा थिन और लाइट वेट होने वाली, यानी इसे नॉर्मल चश्मे जैसे वेरेबल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका मतलब सोल्जर को हैवी हेडसेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ने वाली और वो बिना फटीग के लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको ऑपरेट कर सकते हैं। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो ट्रेडिशनल AR सिस्टम सरफेस रिलीफ ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये नया सिस्टम होलोग्राफिक ऑप्टिकल एलिमेंट का इस्तेमाल करने वाला है, जो कि लाइट को डायरेक्टली यूजर के आई के ऊपर गाइड करने वाला है। इससे बेटर ब्राइटनेस, क्लैरिटी और वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलने वाला है। यानी सोल्जर के सामने रियल टाइम टारगेटिंग डाटा, नेविगेशन इन्फॉर्मेशन और थ्रेट अलर्ट्स को डायरेक्टली प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अभी इसका एप्लीकेशन सिर्फ इन्फेंट्री तक लिमिटेड नहीं होने वाला है। ये सिस्टम अभी पायलट्स के हेलमेट्स, टैंक क्रू और नेवल कॉम्बैट ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जहां ये ट्रेडिशनल हड सिस्टम को आगे चल के रिप्लेस या एनहांस करने वाला है। अगला अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, जहां SU-57 फाइटर जेट प्रोग्राम में एंट्री को लेकर डिस्कशन काफ़ी तेज हो चुका है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इसे इंपोर्ट करने वाला है या फिर इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने वाला है। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर SU-57 को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकता है।
दोस्तों अभी खास बात यह कि भारत के पास पहले से ही रशियन ओरिजिन फाइटर जेट के साथ काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस मौजूद है, जिसमें MiG-21 से लेकर Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म शामिल रहे। इन सभी के प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के दौरान भारत ने एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप किया है। इसी वजह से Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट को लोकली मैन्युफैक्चर करना रिलेटिवली आसान और कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि रशियन डिज़ाइन फिलोसॉफी के साथ हम काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। टेक्निकल और इंडस्ट्रियल लेवल पर देखा जाए तो इनिशियली इसमें लगभग 30% के आसपास इंटरनेशन पॉसिबल होने वाला है, जिसमें एवियोनिक्स, मिशन सॉफ्टवेयर और कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसमें 60 to 70% के आसपास इंटरनेशन किया जा सकता है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा ये होगा कि भारत अपने स्पेयर पार्ट, मेंटेनेंस और अपग्रेड पर फुल कंट्रोल हासिल कर पाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म लाइफ साइकिल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो रशियन फाइटर जेट की सर्विस लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। अगर Su-57 को 2030 से 35 के बीच इंडक्ट किया जाता है तो ये आराम से 40 से 50 साल तक सर्विस कर सकते हैं, जो कि इसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड की बात करें, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं, जैसे कि स्टेल्थ मटेरियल, एडवांस इंजन्स और कुछ सेंसर टेक्नोलॉजी के लिए अभी रशिया के ऊपर फिर भी हमको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग तभी कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकता है जब Su-57 को Su-30 MKI की तरह बड़ी मात्रा में सर्विस में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ 60 ही जेट को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इतने कम जेट को खरीदने से इनकी यूनिट कॉस्ट को कम करना इतना आसान नहीं होने वाला है। और इसी वजह से अभी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स इनको डायरेक्टली खरीदने के बारे में सजेशन भी दे रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या इसको भारत में बनाने से हमको ये सस्ते पड़ेंगे या फिर इनको डायरेक्टली खरीदना हमारे लिए सस्ता पड़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला अपडेट भारत के एरियल स्ट्राइक मॉडर्नाइजेशन और प्रिसीशन वेपन कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल अपग्रेड के ऊपर काम करने का फैसला किया गया है, जहां इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अदिति इनिशिएटिव के अंदर छोटे 100 से 120 kg क्लास की बॉम्ब्स को लॉन्ग रेंज प्रिसीशन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो अभी जो छोटे बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मोस्टली अनगाइडेड सिस्टम होते हैं, जिनका रेंज और एक्यूरेसी लिमिटेड होता है। इसी वजह से एयरक्राफ्ट को इनको ड्रॉप करने के लिए टारगेट काफ़ी पास जाना पड़ता है, जो कि एनिमी एयर डिफेंस के लिए इनको ईजी टारगेट बना देते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अभी खास बात यह कि ये कोई सिंपल गाइडेड किट नहीं होने वाला है, बल्कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड स्ट्रैप ऑन किट होने वाला है, जिसमें अपना खुद का प्रोपल्सन सिस्टम मौजूद होने वाला है, जिससे ये बॉम्ब्स को 200 किलोमीटर के आसपास की स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड करने वाले। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, यानी ये टारगेट को आइडेंटिफाई करके एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। इवन GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी ये सही से काम करने वाले हैं। ये कैपेबिलिटी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनेरियो में बहुत ही क्रूशियल होने वाली है। एक्यूरेसी की बात करें तो इसका टारगेट CP लेस देन 5 मीटर के आसपास रखा गया और एम है कि इसे 3 मीटर से नीचे लाया जा सके तो और बेहतर है, जो कि इसे ऑलमोस्ट प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन जैसा बनाने वाला है। अभी एक और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये रखा जा रहा है कि सिस्टम एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की बॉम्ब रैक के साथ फुली कॉम्पैटिबल होना चाहिए, यानी बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के इसे करंट फ्लीट में इस्तेमाल किया जा सके। और ऐसा करने से कॉस्ट और डिप्लॉयमेंट टाइम दोनों कम होने वाला है। मेंटेनेंस और ऑपरेशन लेवल पर भी सिंप्लिसिटी पर काफी फोकस किया जा रहा है, जहां इजी असेंबली, क्विक डायग्नोस्टिक और गो और नॉन गो टेस्टिंग सिस्टम दिया जाएगा, ताकि बैटलफील्ड में फास्ट टर्न अराउंड पॉसिबल होने वाला है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये इनिशिएटिव एक तरह का फोर्स मल्टीप्लायर होने वाला है, क्योंकि लो कॉस्ट बॉम्ब को हाई प्रिसीशन लॉन्ग रेंज वेपन में कन्वर्ट करके इंडियन एयरफोर्स अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक एनहांस कर सकता है। अगला अपडेट भारत के अनमेन्ड एरियल वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ से है। दोस्तों अभी भारत का एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग और वर्सेटाइल ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम पेगासस V12 होने वाली है, जिसको मॉडल एरोस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डिजाइन किया गया है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो अभी डिफेंस फोर्सेस को अलग अलग मिशन के लिए ड्रोन्स को डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ता है। ट्रेनिंग के लिए अलग और कॉम्बैट रोल के लिए अलग ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेगासस V12 जैसी डुअल रोल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। अभी खास बात यह कि ये सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग और कॉम्बैट दोनों रोल को परफॉर्म कर सकता है। ट्रेनिंग बोर्ड में सिस्टम एक एरियल टारगेट की तरह काम करेगा, यानी मिसाइल सिस्टम के लिए रियल वर्ल्ड जैसे टारगेट को सिमुलेट करेगा, नियर मिस डिटेक्शन करेगा और रडार सिग्नेचर डाटा को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन दोस्तों जब इसे कॉम्बैट मोड में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये एक फुली ऑपरेशनल अनमेन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जिसमें वॉरेट
एयर टू एयर सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से पेलोड इंटीग्रेट किया सकते हैं, जिससे ये स्ट्राइक मिशन और सर्वेलेंस मिशन दोनों परफॉर्म कर पाएगा। टेक्निकल लेवल पर सबसे बड़ा हाईलाइट इसका ट्विन गैस टर्बाइन जेट इंजन होने वाला है, यानी ये एक जेट पावर यूएवी होने वाला है जो इसे ट्रेडिशनल प्रोपेलर ड्रोन के मुकाबले काफी फास्ट और हाई परफॉर्मेंस देने वाला है। इसी वजह से ये एडवांस एरियल थ्रेट को सिमुलेट करने में काफी कैपेबल होने वाला है। अभी इसका डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि इसे कैटapult से लॉन्च किया जा सकता है और ये रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। साथ ही इसमें पैराशूट रिकवरी सिस्टम भी दिया जा रहा है, जिससे इसको जरूरत पड़ने पर रीयूज भी किया जा सकता है। इसका ऑनबोर्ड सिस्टम काफ़ी एडवांस होने वाला है, क्योंकि इसमें फुल एचडी सर्वेलेंस और डाटा रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी दिया गया, जो कि आईएसआर मिशन और ट्रेनिंग मिशन में डाटा एनालिसिस करने के लिए बहुत क्रूशियल होने वाली है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये पेगासस V12 एक कॉस्ट इफेक्टिव और मल्टी रोल सोल्यूशन होने वाला है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी इंक्रीज कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेगासस V12 भारत के अनमेंट इकोसिस्टम के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म मल्टीपल रोल परफॉर्म करके फ्यूचर वॉरफेयर के लिए एक स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।